अपने फैसले बदल देते हैं, वहीं कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोगों की हस्ती में एक नया नाम शामिल हुआ है जो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, रॉबिन हुड्स। रॉबिन हुड आर्मी की कर्मठ कार्यकर्ता निधि पंचोली और स्मृति गुप्ता, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। शुभ 24 के सोशल अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। First of all, thank you so much from the bottom of my heart because इस तरह के इस तरीके से मोटिवेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। मैं सच बताऊं तो हम लोग सिर्फ वी आर डूइंग आवर लिटिल बिट। हम लोग अपना जितना भी हम कर सकते हैं, हम बस एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन उस छोटी सी कोशिश में ऐसा नहीं कि मैं या सिर्फ हम दोनों इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है, आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाते हैं, थोड़ा और तरीके से, क्योंकि आप लोगों की सजेशंस, फीडबैक्स, मोटिवेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरे को इंस्पायर करना वो ही चीज़ों को अलग और बेहतर तरीके से करती है। तो हम लोग बस एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और छोटी सी कोशिश में आप लोग हम लोगों के साथ हमेशा आगे भी रहेंगे और अब भी हैं। तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल ऑफ यू। छोटी सी कोशिश नहीं है, बड़ी कोशिश है, बड़ी मेहनत है, और इसी मद्देनज़र आपने बहुत सारा काम किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बेसिकली क्या काम करती हैं और रॉबिन हुड में क्या काम रहता है आपका, और रॉबिन हुड आर्मी से आप किस तरह से जुड़ी? देखिए, रॉबिन हुड आर्मी से मैं किस तरीके से जुड़ी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी। जब मैं थोड़ा सा अपनी हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों से कई बार बहुत परेशान रहते हैं, कई बार इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, कई बार इस तरीके से हो जाता है कि हम लोगों को लगता है कि कहाँ जाएं, एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता, एक रास्ता नहीं मिल पाता, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको एक मेंटल पीस का ज़रूरत रहता है जिसमें आप चीज़ें थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सकें, खुद को समझ सकें। एक मी टाइम भी होता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की चीज़ें आपके आसपास रहती हैं। तो मुझे फिर दो तरीके होते हैं, या तो आप हिमालय जाके बैठ जाओ, या फिर एक ऐसा बिल्कुल प्लेस ढूंढ लो जहाँ पर आपको सुकून मिल जाए। एग्जैक्टली तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जिसमें जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी चीज़ों से लड़ रही थी, तो मुझे जब पता लगा इस तरीके से रॉबिन हुड आर्मी वर्क करती है, एंड देन आई डिसाइडेड एक दिन कि चलो लेट्स गो इनटू द बस्ती एंड लेट्स सी कि किस तरीके चलो से कुछ आज तूफानी करते हैं टाइप। तूफानी करते हैं, बिल्कुल। आप तूफानी करने निकल ही गए थे तो फिर ठीक है, लेकिन जब बच्चों के बीच में आप गए, एंड वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं याद था, मुझे बस इतना याद था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं रॉबिन हुड आर्मी में हूँ या नहीं हूँ। फर्स्ट डे कि आप बच्चों के बीच में हैं, एंड उनके स्माइलिंग फेसेस, वो जो हंसी थी, उसने ये बता दिया कि निधि तुम्हारी चीजें तो बहुत छोटी हैं जिसको तुमने इतना बड़ा बना रखा है। आपकी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। जब आप बच्चों के सामने जाते हो तो, और उनका स्माइलिंग फेस देख करके आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, आपका सब तरफ से ध्यान हट जाता है। बच्चे की स्माइल आप बस एंजॉय करो वहाँ पे, बस कैसे हंस रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, बेसिक चीजें भी नहीं है, लेकिन वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, खाने के लिए रोटी, बड़ों का आशीर्वाद, और रहने के लिए छत, ये 4 चीज़ें हम लोगों के पास हैं। स्टिल हम लोग लाइफ में भागते हैं। डेफिनेटली अगर मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में अपने गोल सेट है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो आपका मेंटल पीस और आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इट मीन्स आप बहुत ब्लेस्ड हो। वो बच्चे वो भी नहीं है, स्टिल हंसते रहते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, गर्मी है, हंसते रहते हैं, कपड़ा नहीं है, दे आर स्टिल स्माइलिंग। तो उनसे डेफिनेटली सीखने को मिलता है। तो मैं सच में बताऊं तो मैंने अपनी एग्जैक्टली हम उन्हें सिखा रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा, अच्छा आप ज़्यादा सीख रहे हैं। एग्जैक्टली ये लाइफ लेसन्स हमें वो दे देते हैं। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, और मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं इन सब चीज़ों, क्योंकि आपका सोचने का ऑल टुगेदर अलग तरीका, नजरिया ही चेंज हो जाता है एकदम। बिल्कुल, कि आप चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप ऐसी चीज़ में जाते नहीं हैं, तब तक आपको नहीं पता लगता है। आपने जिक्र किया रॉबिन हुड आर्मी का, तो मैं जानना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं गरीबों की अन्नदाता है, ठीक है, भूख से जंग लड़ती है, और आर्मी की तरह काम होता है, आर्मी की तरह जो ये कह सकते हैं कि मेहनत होती है, आत्मविश्वास उन लोगों का डेवलप होता है, और सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन। तो ये सब चीज़ें क्या, या जो रॉबिन हुड आर्मी है, ये बेसिकली जो हमारी इंडियन आर्मी है उनकी तरह काम करती है, आर्मी की तरह? देखिए, डेफिनेटली अगर
इंडियन आर्मी का कहा जाए तो इंडियन आर्मी से तो मतलब बस सबका बड़प्पन है कि हम लोग उनसे कंपेयर हो रहे हैं, अदरवाइज जो वो लोग करते हैं वो तो शायद हम कर भी नहीं पाए, सोच भी नहीं पाए। मतलब सोच भी नहीं सकते, वो जिस लेवल पे कर रहे हैं, तो सैल्यूट टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। बट स्टिल हाँ, हम लोगों की लड़ाई भूख के खिलाफ है और हम लोग भूख से जंग लड़ने का आप लोगों के साथ और हर एक उस इंसान के साथ जो अपना टाइम कंट्रीब्यूट करता है, जो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो हम उनकी हेल्प से चीज़ों को करते हैं। और भूख से लड़ने का पूरा कोशिश हमारा यही रहता है कि कहीं फूड वेस्टेज ना हो। जैसे कि मेन हम लोगों का है कि लेफ्ट ओवर जो फूड होता है, कि जैसे अपन इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो आप जानते हैं शादियों में लोग कितना ज़्यादा प्लेट्स में छोटे छोटे बच्चों को प्लेट्स भर भर के दिया हुआ है विदाउट थिंकिंग कि फूड अगर नहीं खाया गया तो ये वेस्ट ही होगा। अभी एक शादी होने वाली है और मैं एक रिलेटिव से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शादी में लोग है ना खाने को याद रखते हैं, तो 16 लाख के करीब वो खर्च कर रहे हैं सिर्फ खाने पे। टेबल जो प्लेट्स हैं वो कहीं और बहुत ही हाई फाई जगह से आएंगी। 16 लाख रुपए एक शादी में सिर्फ खाने के नाम पर खर्च हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खाना वेस्टेज भी जाएगा एक बार। डेफिनेटली जाता है, बिकॉज अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि 500 लोगों के लिए खाना बनवाया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि ऊपर नीचे होता है खाना। बिल्कुल तो बिल्कुल 400 का यूटिलाइज हुआ या 500 का बन रहा है तो 600 का, तो वो 100 लोगों का अगर हम एक नॉर्मल एक नंबर निकालें, वैसे नंबर ज़्यादा जाता है, निकालें तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और इंडिया में आप ये देखिए, भूख की वजह से हर रोज़ कोई इंसान अगर अपनी जान गंवा बैठता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक शर्म वाली चीज़ है कि एक होता है ना कि शादियों में 100 लोगों का वेस्ट जा रहा है और यहाँ पे एक इंसान ने भूख की वजह से अपना दम तोड़ दिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम इस चीज़ को ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ही लोग हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ये देखें, चाहे एजेड लोग हों चाहे यूथ हो, तो आप ये देखिए, आप जब बुफे सिस्टम है तो अगर वो सिस्टम है तो उसमें तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको अपना कैपेसिटी पता है कि मुझे एक चपाती खाना है तो मैं उतना ही दूं। अगर आपको लग रहा है तो आप वापस ले सकते हो, नोबडी विल स्टॉप यू कि भैया नहीं तुमने एक बार ले लिया। तो अच्छा सर, आप तो दोबारा आ गए इस टाइप से। तो नोबडी विल काउंट यू। तो वो चीज़ मैं इस माध्यम से डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ पे भी जाएं, चाहे कैफेज में भी जाएं, चाहे कहीं पे भी हैं, एक छोटा ब्रेड भी अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए, ये सोचिएगा कि एक इंसान भूख से अपना दम तोड़ रहा है और आपने यहाँ पे एक ब्रेड वेस्ट किया है। बिल्कुल। तो कभी उसको फेंके ना, कभी वेस्ट ना करें, उतना ही लें कि जितना आप खा सकें या जितना आप शेयर कर सकें। अगर आपको डाउटफुल भी लग रहा है तो आप कम लें, आप दोबारा जाएं, जैसे कि मैंने कहा कि शादी में आपको कोई नहीं टोकेगा। तो वही वाला चीज़ है, लेकिन खाने को सेव करें, खाना बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक होता है ना अन्न देवता, वैसे भी हिंदी मतलब हम बहुत इज्जत करते हैं भारतीय संस्कृति में, कहा गया है कि खाने की तो इज्जत करो आप। बिल्कुल, ये कहा गया है कि एक अन्न का अपमान बहुत एक बड़ा भगवान का अपमान होता है। और अगर हम भगवान को मानते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को मानते हैं, तो हमें अन्न का तो डेफिनेटली नहीं अपमान करना चाहिए। और पढ़े लोग, एक ये होता है ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें तो बल्कि ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि अगर एक छोटा बच्चा कर रहा है तो आप उसको स्टार्टिंग से समझाओ कि बेटा इसको वेस्ट नहीं करना। वो अगर घर में आधी रोटी या 2 टुकड़ा भी छोड़ रहा है तो उसको क्यों छोड़ रहा है, उसको बताओ कि नहीं बेटा ये नहीं करना। और जैसे कहते हैं ना, आप स्टार्टिंग से जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे सीखेंगे। करेक्ट है। तो वो वाली चीज़ है। तो हमें मम्मी से हम लोग कई बार गुस्सा हो जाते थे कि ये सब्जी किस चीज़ की बना दी, ऐसे करके बना दी। फिर हम क्या करते थे, खाना नहीं खाते थे। तो मम्मी ने एक ही चीज़ समझा कि खाना बन गया है, उसको आप वो नहीं कर सकते, आप उसका अपमान कर रहे हो। हाँ। बस हमें वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि यार हमें मिल तो रहा है एटलीस्ट, जिन लोगों को नहीं मिल रहा उनका क्या हाल होगा। तो स्मृति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रॉबिनहुड आर्मी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस व्यक्ति ने इसे शुरू किया, क्या मोटिव था, उसके बाद कैसे ये आगे बढ़ती गई और सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल रहा? रॉबिनहुड आर्मी मिस्टर नील घोष ने स्टार्ट की थी, दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी 2014 के अंदर। ओके। ऐसे ही वो वॉक पे निकले थे एंड ही फाउंड समथिंग कि उनके आसपास ही लोग हैं ऐसे जिनको खाने की, इंडिया के अंदर फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें तो खाने की कमी नहीं है, हम उसे वेस्ट इतना कर देते हैं इसलिए लोग भूखे मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं, हम वेस्ट कर देते हैं इसलिए। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा और इस तरह से रॉबिनहुड आर्मी की शुरुआत हुई। कुछ लेफ्ट ओवर फूड्स के थ्रू, कुछ रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, इवेंट्स के थ्रू जो भी खाना बचता चला गया उनको उन्होंने ऐसे अपने आसपास भी काफ़ी, अगर अपन घर से भी बाहर निकलेंगे तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्हें नीड है, तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की
और इस तरह से फिर अब धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, 2-4 से करके अब इतने साल हो गए रॉबिन हुड आर्मी को, इतनी कंट्रीज़ में अब रॉबिन हाँ, हुड हाँ। आर्मी है। सो इतनी जब शुरुआत हुई तो कई लोगों के मन में ये चीज़ें आई होगी जिन्हें आप खाना देने जाते हैं, उनके मन में ये चीज़ आई होगी कि यार आप झूठा खाना हमें क्यों दे रहे हैं, या एक जो कॉन्सेप्ट आप जब किसी को बताते हो, सिखाते हो, या जो आपसे जुड़ रहे हैं लोग, आप उन्हें बताते हो कि हम खाना लेकर के और हम गरीबों को दे देते हैं, तो एक मन में क्वेश्चन आ जाता है कि झूठा खाना कैसे, मतलब कैसे इस तरह से। तो वो जब चीज़ें हुई तब आप लोगों ने कैसे डील करी, किस तरह से समझाना हुआ, और लोगों के मन से कई चीज़ें शुरुआत में जब लोग जुड़ते हैं किसी भी संस्थान से तो उन्हें डर रहता है, एक उन्हें लगता है कि यार हम क्यों जुड़े, हमारा क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो रॉबिन हुड आर्मी क्योंकि जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो लोगों को ये हमेशा एश्योरिटी रहती थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है वहाँ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे रहती ही है, पर जहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं है तो पूरा प्योर बेसिक पूरा ग्राउंड रियलिटी रहता है। लोग आके खुद देखते हैं कि हाँ हम जो भी चीज़ बोलते हैं वही चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए कुछ और है, ग्राउंड पे कुछ और हो रही हैं चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उन्हीं तक चीज़ें पहुँच रही है। अब रेस्टोरेंट से खाना भी पिक हो रहा है तो वो एग्जैक्टली उन्हीं तक पहुँच रहा है। कोई कैसे भी अगर हेल्प आउट कर रहा है तो वो सब उन बच्चों तक, उन लोगों तक ही पहुँच रहा है जिनको एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में नीड है उस चीज़ की। लोग कभी भी ये नहीं सोचते थे कि यार हमारा चीज़ गलत जगह जा रही है, सही जगह तक जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो वो चीज़ें तो कभी हार्डली ही कभी एक आध बार फेस करनी पड़ी, तो लोगों को कभी डर तो नहीं रहा। सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया है रॉबिन हुड आर्मी को ग्रो करने में। एग्जैक्टली, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक तरह से प्लेटफॉर्म रहा है कि रॉबिन हुड आर्मी इतना बड़ा हो गया है, तो लोग देखते हैं कि हाँ ऐसी भी कोई रिकॉग्निशन मिलती है कि ऐसी भी कोई चीज़ें हो रही है, डायरेक्शन मिलती है उन्हें कि ऐसे लोगों को डोनेट करने वाले लोग बहुत हैं, बट उन्हें डायरेक्शन नहीं पता कि हम कहाँ जाके कहाँ गए। जाए, किस खाना तरीके सबके से। घर में सबकी इवेंट्स में बचता है, पर आज से पहले रॉबिन हुड आर्मी से पहले कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में कि हम ऐसे भी जाके, जो अपनी विलिंगली दे देगा वो जाके कर देगा। पहले गांव में ऐसा होता था कि किसी घर में शादी है, ज़्यादा खाना बच गया है मतलब रात में, तो वो लोग क्या करते थे, रात में ही सब लोगों के घर पहुंचा दिया करते थे कि भाई आप सुबह का खाना मत बनाइएगा, ये हम आपको दे रहे हैं, आप खाइए मजे से। सिटीज में वो कॉन्सेप्ट भी इतना ज्यादा चलता नहीं है, वो या तो वेस्ट हो जाता है या वो इधर उधर मतलब या तो लोग सोचते हैं कि यार इसका क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, चलो फेंक दो। एग्जैक्टली और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए तो मतलब वही है डायरेक्शन की, अगर हम बात करें नहीं पता है, फिर उनको एक दूसरे से, अभी सोशल मीडिया तो डेफिनेटली प्लेज अ बिग 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 रोल। अगर किसी भी चीज़ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें आजकल सडनली आता है कि नहीं चलो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं या एफबी पे लगाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इजीली अप्रोच एक जाती है। आजकल चीज़ें तो हो ही गई कि अगर आप कोई भी फेस्टिवल बना रहे हैं या कहीं गए हैं और आपने पोस्ट नहीं किया, मतलब आप क्या करके आए, घूमने गए हैं, अगर आप हिमाचल घूमने गए, मनाली गए या कुल्लू गए, कहीं पे भी, और आपसे आपके दोस्त पूछते हैं अरे अभी तक स्टोरी नहीं लगाई तो घूमने गया हुआ है। हाँ, तो ये एक बेसिक चीज़ हो चुकी है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आपके वो लोग भी एडेड होते हैं जो शायद आपको नहीं जानते, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये कहा जाता है कि अच्छा ही नहीं है, आजकल अच्छे लोग नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए कि अगर हम इस तरह का कोई चीज़ करते हैं तो जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं है ना कि वो हमें कभी पूछेंगे, या वो भी आगे रहते हैं कि नहीं अगर कुछ हो तो हमें बताना कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे कि स्मृति ने कहा, ये जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लोग विलिंगली अपना टाइम देते हैं और हम लोग को लोगों का टाइम ही चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जैसे कल को आपके निधि कुछ करना है तो हाँ डेफिनेटली आप अपना टाइम दे रहे हैं तो वो मनी से भी अपर हो जाता है। क्या आप अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को छोड़ के या उनमें से टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों में अच्छा ही नहीं है, लोगों में बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी है कि लोग आगे रहते हैं, लेकिन वही डायरेक्शन का कमी जब उनको बताया जाता है कि हाँ ऐसा चीज़ है। और एक ट्रस्ट भी डेफिनेटली बिल्डअप होता है जब जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि सबको ये लगता है यार पैसा तो ले नहीं रहे तो इनका क्या मतलब होगा। आपसे अगर 2 रोटी का मैंने हेल्प बोला है कि एक बच्चे को खिलाना है तो आप 2 चपाती घर से निकाल के दे, तो उसमें आपको ये लगेगा यार आपका मन भी ऐसा होगा कि यार चलो ठीक है दे देते हैं मतलब 2 चपाती ही तो मतलब जो हमें पता नहीं कई बार घर में खाना ज्यादा बन जाता है, गाय को दे दिया या बाहर डाल दिया। वो कहते हैं ना कि पहली रोटी जो है वो गाय के लिए बनती है, लास्ट रोटी है वो कुत्ते के लिए बनी रहती है। हम तो जानवरों तक के लिए सोचते हैं, बिल्कुल। और अब इंसानों के लिए सोचना बंद कर दिया हम लोगों ने। डेफिनेटली। और इस चीज को मैंने लाइव
हमेशा देखते तो आए हैं, लेकिन लाइव मैंने जिया है इस चीज Experience को, किया है इन चीज़ों को। लॉकडाउन में स्पेशली। ओके। जब लॉकडाउन सडनली हुआ तो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो इतने ब्लेस्ड नहीं है कि हम अपने घरों में बैठ के आराम से चीज़ों को इजीली एक्सेसिबल हैं चीज़ें, लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। जो जहाँ था वहाँ अटक गया। एटलीस्ट हम लोग अपने घरों में थे, बहुत से तो लोग उस time पैदल चल करके अपने गांव की ओर चले। एग्जैक्टली चीज़ें हम देखते थे तो दिल ऐसा होता था कि शायद हम कुछ कर पाए। तो इसी तरीके से जब फिर लॉकडाउन में पता लगा, तो अब हम लोग रॉबिन हुड आर्मी से हैं डेफिनेटली, तो बैठ तो सकते नहीं है कि जब हम नॉर्मल संडेज पे ही बच्चों को खाना और लेफ्ट ओवर हम कलेक्ट करते, तो इस टाइम तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि आई विल कुक ऑन माई ओन। तो इस तरीके से मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो मेरा ये रहता था, रोज़ 100 पैकेट्स मैं अपनी तरफ से बनाती थी, जिसमें दाल चावल, कई बार संडेज को पूरी सब्जी रहता था। तो वो करने के बाद फिर भी मुझे लगता था यार 100 लोगों के लिए बन रहा है, लेकिन ज़रूरत और है, क्या करूँ मैं। जब आप फील्ड में जाते हो एग्जैक्टली तो आपको पता चलता है, या आपकी टीम जाती है फील्ड में, हाँ। तो आपको पता चलता है यार हम तो 10 पैकेट लेके आए हैं या Exactly, 20 पैकेट लेके आए हैं, लेकिन ज़रूरत तो बहुत लोगों की बहुत है। ज़्यादा है। एंड देन मैंने ये कोशिश किया, मैंने कहा ठीक है, आपने इनिशिएट किया है, तो अब क्या है, आस पड़ोस से मैंने पूछा। मैंने कहा आंटी, जो हम लोगों के नेबर्स हैं, मैंने कहा आंटी आप दिन का, मैं ऐसे 100 पैकेट्स बना रही हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ बोलूँगी एक बंदे का, चाहे आप 2 रोटी दो, आपका मन करे तो, आई एम जस्ट गिविंग यू नो ऑप्शन। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बेटा, मैं 5 बंदों का दूंगी। 5 बंदों का वहां से हुआ 100 का। ऐसे ही मैंने पड़ोसियों को पूछा, एंड यू वोंट बिलीव, हर शाम को मैं ऐसे इतना बड़ा चीज लेके निकलती थी कि इसमें आपको जो खाना डालना है आप डाल दो। एंड मेरे पेरेंट्स कई बार कहते थे ये ऐसे क्या मांगने जा रही है। मैंने कहा नहीं, वी आर डूइंग फॉर अ गुड रीजन। एंड देन जो यहाँ पे अपने वैशाली नगर के जो SHO हैं, उनसे मैंने बात किया, मैंने कहा ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो आपका जो एरिया है, जो आपका जिस चीज़ की आप वैशाली चैप्टर हेड हैं, तो वैशाली के आसपास का एरिया भी आपके इंक्लूड होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैशाली है तो वैशाली के बॉर्डर के बाहर अगर कुछ चल रहा है तो मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा हमें नहीं बिल्कुल जाना, ये है। बॉर्डर है, हाँ, उसके बाहर बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी इजी इजी एक्सेसिबल है कि थोड़ा सा सॉर्टेड कमांड होती हैं चीज़ें। एग्जैक्टली कि सॉर्टेड रहें चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी जैसे सी स्कीम के भी चैप्टर्स हैं, जैसे जयपुर में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, यहाँ पे। तो कई बार अगर हम लोगों को लगता है तो हम वहाँ पे भी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब अगर सी स्कीम का है वो वैशाली में नहीं आ सकते, वैशाली का सी स्कीम में, और या फिर कोई एरिया ऐसा है ही नहीं जहाँ पे चैप्टर है लेकिन वहाँ ज़रूर, तो डेफिनेटली हम लोग पहुँचते हैं। जैसे विंटर्स में भी हम लोगों ने ब्लैंकेट्स वगैरह का हमने कोशिश किया कि जहाँ पे लोगों को ज़्यादा सर्दी है, या फिर हम लोगों ने वेंडर वालों से बात करी। तो आप जैसे लोग मतलब बहुत ऐसे जुड़े कि नहीं हमें भी डोनेट करना है, तो वेंडर्स वगैरह वाले हम लोगों को ब्लैंकेट्स बहुत इजीली उस पर हम लोगों को स्पॉन्सर्स मिलते थे जो ब्लैंकेट डोनेट करते थे। तो हम लोग जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ लगा कि सर्दी एक ऐसी चीज़ है जो उसको आप यूँ बयान नहीं कर सकते कि मतलब सर्दी में आप कैसे एक इंसान बाहर जिनके पास छत भी नहीं है और वो कर रहे हैं। तो हम लोगों को कोशिश यही रहता था कि हर तरीके से हर किसी की हेल्प करनी है। वैसा नहीं है अगर हम भूख से लड़ रहे हैं तो हम सर्दी के लिए किसी को प्रोवाइड नहीं कर, जहाँ पे भी हमें लगता है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल। करेंगे। तो हमारा ओवरऑल मिशन डेफिनेटली खाना तो है ही, लेकिन ओवरऑल हमारा मिशन है कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत को जितनी कर सकते हैं, जितना कर सकते कपड़े हैं। का मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल ब्रांड न्यू या खरीदा हुआ कपड़ा, लेकिन डेफिनेटली अपने घर में इस तरह के पुराने, या फिर जो हम कई बार पहन नहीं रहे, और कहते हैं ना जब भगवान ज़्यादा देता है तो हम एक बार पहन लिया, नहीं पहनना है, थोड़ा सा फैशन आउट ऑफ फैशन, लेकिन उनके लिए वो चीज़ ज़रूरत है। तो वो डेफिनेटली उनके लिए वर्क करती है। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि किसी की पुरानी चीज़ से कई बार दिवाली पे भी हम लोग एक मैसेज फ्लोट करते हैं, दिवाली के टाइम पे पुराने कपड़े निकलेंगे, पुराने खिलौने निकलेंगे, तो आपकी पुरानी चीज़ों से किसी की दिवाली बन जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है, तो बस यही बहुत बड़ा काम है। अच्छा, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूँ कि जब पूरा देश बेहाली था, लोग परेशान थे, लोग जो एक जगह इकट्ठे हो गए थे, कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, आपके सामने कई चुनौतियाँ आई होंगी जिसमें आप जा भी नहीं सकते और आपको सेवाएं भी देनी है, आपको काम भी करना है, उतनी ही ताकत से, उतनी ही शक्ति से काम करना है। वो कैसे मैनेज किया? प्लस आप कभी गई फील्ड पर, आपने लोगों का देखा, आप कभी गई हैं फील्ड पे उसमें उस टाइम पर? लॉकडाउन में मैं बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिस टाइम वो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा था, उस टाइम मैंने यहाँ के SHO से बात किया। तो किसी जो हमारे जयपुर हेड हैं राजुल, उनसे मुझे उनका नंबर मिला। एंड देन मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ और हम लोग कोशिश ही करें जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। तो आप तो जयपुर में जो वैशाली वाला जिनसे मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ, अनिल जैमिन जी करके हैं, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। जैसे वो अपना गाड़ी भेजते थे,
कि आप मैम को ले जाओ, मैम जहाँ जहाँ बताएं कि यहाँ पे जाना है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा था मैं उनके साथ काफ़ी बार गई हूँ। कुछ एरियाज़ उनको पता थे कि जो जहाँ पे अटके हुए हैं, कुछ एरियाज़ हमको पता थे। तो ऐसे मिलजुल के हम लोगों ने चीज़ें की। चीज़ें थोड़ी डेफिनेटली चैलेंजिंग थी बिकॉज लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ बहुत 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 चीज़ें, और जब आप ऐसे फील्ड में रहते हो तो आपने पहले के भी हाल देखे होते हैं और अभी भी। तो बहुत के जिनके पास पहले एटलीस्ट वो कुछ काम कर रहे थे, अभी काम नहीं है, या काम है तो पहले उनको जो दिहाड़ी मिल रही थी अब बहुत कम मिल रही है। तो इस तरह के बहुत, और सबसे बड़ा सैनिटाइज वाला चीज, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर। क्या कभी डर रहा आपने आप में कि यार हम इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमें कोरोना हो गया तो हमारा क्या होगा? देखिए, डर इसलिए नहीं था कि कोरोना अगर मुझे हो गया तो, डर सिर्फ ये था कि हाँ एक घर वाले भी पीछे हैं। घर में भी जैसे मेरी हाँ। मदर है वो डायबिटिक पेशेंट हैं। लेकिन मैं सच बताऊं ना, ऐसा कुछ डर नहीं था कि नहीं यार मुझे हो जाएगा। बस घर वालों को का एक थोड़ा आपको सा रहता है। लेकिन डेफिनेटली मैं जब भी घर से निकलती थी तो ये सोच के कि नहीं, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये काम कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं मतलब अपना फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जब वो, अब आप डॉक्टर्स और क्लीनर्स हैं, वो तो पेशेंट्स का मतलब हर कुछ चीज़ साफ करना, उनको हेल्प करना, जब वो कर रहे हैं तो हमारा इतना ही तो है। मतलब इसमें अगर हो भी गया तो मतलब एक है आप एक अच्छा काम करने निकले हैं। तो मेरा मानना ये है, जब आप एक अच्छे काम के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली होता है ना, गॉड आपको प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे अंदर वो डेफिनेटली कभी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप कुछ करने निकले हैं तो अब जब आप मैदान में उतर गए हैं तो अब पीछे क्या देखना पीछे क्या देखना, जो है देखा जाएगा, हो गया ठीक है। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपका दिल दुखा हो, आप परेशान हुए हो, आपका दिल मतलब ऐसे पसीज गया हो कि यार ये क्या सिचुएशन देख ली, रात को सपनों में वो सब चीज़ें आ रही हैं और आप सोच रहे हो कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? लॉकडाउन, हाँ। देखिए लॉकडाउन में वैसे देखा जाए तो हर रोज़ हम एक कुछ ऐसी चीज़ें देखते थे कि एक होता है ना, तो व्हेन आई वाज पासिंग फ्रॉम वैशाली वाला रास्ता, तो वहाँ पे वही मजदूर कुछ लाइन से जा रहे थे, एंड वन लेडी वाज एक्सपेक्टिंग, और वो उनसे हमने पूछा भी कि मतलब उस टाइम गर्मी का टाइम, एंड उन्होंने पैरों में भी कुछ नहीं पहना हुआ है, तो एक तपती सड़क पे हम लोग एसी रूम्स में बैठे रहते हैं, एसी कम चल रहा है यार, इसको तेज करो, या पंखा नहीं चल रहा, तो मतलब लाइट चली गई 2 मिनट में परेशान हो एग्जैक्टली हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर देंगे, कॉल्स कर देंगे, ऐसे कैसे होता है, ये है वो है, बिकॉज वी आर लिविंग इन वैशाली। लेकिन उस ग्राउंड रियलिटी पे आप जब जाते हो ना, तो आपका आपका हार्ट ना बिल्कुल यूँ खिंचता है कि आप क्या करो, और जब आप ऐसे कॉज से जुड़े होते हो और अगर आप तब कुछ नहीं कर पा रहे तो ये बहुत हेल्पलेस वाली फीलिंग होती है। एंड वी वर ट्राइंग टू हेल्प हर, तो हम लोगों ने जितना कर सकते थे पानी वगैरह पिलाना एंड ऑल, और हम लोगों ने उनको पूछा कि उनको कहाँ जाना है, तो उनको कोई यूपी का कोई गांव था। मैंने कहा आप जाओगे कैसे, क्योंकि हर चीज़ वो बिल्कुल रुका हुआ है सब जहाँ पे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया फिर कि कहाँ से यूपी का कुछ रास्ता वगैरह या कुछ है, कुछ और वॉलंटियर्स ने भी हेल्प किया, एंड देन हम लोगों ने कोशिश की क्योंकि वो एक्सपेक्टिंग थी, मतलब शी वाज कैरिंग अ बेबी इनसाइड हर। तो वो एक बहुत ज़्यादा कि मतलब आप सोचो कि हम लोग घर में बैठे हैं, एसी कम हो गया, पंखा नहीं चल रहा, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई, एंड वो खुद को और एक जान को अपने अंदर भरी गर्मी में बिना किसी उसके निकल रही, तो वो एक हेल्पलेस वाला था। तो जितना हम हेल्प कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने उनको कोशिश किया कि जहाँ पे भी उनको पहुँचना है कि कहीं कहीं से कुछ कॉन्टैक्ट निकाल के, तो फिर फाइनली ऐसे टाइम में आपको लगता है कि हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है? देखिए, फाइनेंशियली तो डेफिनेटली देखो ये होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जब भी मिलता है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक टैग लाइन है, हम लोगों का नीव ये है कि ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं ना कि कई बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता तो शायद हम वो ट्रस्ट नहीं जीत पाते जो हम लोगों ने बच्चों के पेरेंट्स का और बस्ती के और लोगों का, कुछ लोगों का, आप जैसे लोगों का जीता हुआ है। बिकॉज जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखी या आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी ज़्यादा सिचुएशन हमें देखनी पड़े या पहले भी देखी होंगी, तब आपको कहीं ना कहीं लगे
कि नहीं यार, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होता तो शायद हम इन लोगों की मदद कर पाते, हेल्प कर पाते, उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती देखिए थी। एक्चुअली मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एक होता है ना कि हम लोगों का नीम ही जीरो फंड वाला है, तो दैट्स व्हाई आई एम कीप रिपीटिंग दिस कि हमारा जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए मैंने ये महसूस किया है कि जीरो फंड है, तो इसलिए हम लोगों से लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि आपको विलिंगली अपना टाइम देना है, अपना डेडिकेशन देना है चीज़ों को करने के लिए, रादर देन आप 500 रुपये या 1000 रुपये आप हाँ, किसी को दे दो। वो करो, क्योंकि उससे ना आपको ये भी लगता है कि यार चलिए आपने मुझ पे विश्वास करके, बिकॉज निधि को आप जानते हैं, आपने दे दिया कि निधि मेरी तरफ से 1000 या 2000 आप कर लेना। अब मैं उनको यूज करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो भी आपको नहीं होगा, यू हैव डन योर पार्ट। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप पैसे मत दीजिए, लेकिन आटा एक फैमिली को चाहिए, आप आटा और तेल दे दीजिए, वो आपका हाथ से गया, ज़रूरत की चीज़ें दे दी आपने। ज़रूरत की चीज़ें, तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ नहीं लगती है, और मुझे यही है कि इस चीज़ के हम लोगों के एडवांटेजेस आप सिर्फ एक मीडियम हो, बिल्कुल, और आप लोगों से कलेक्ट करके आप उन्हें दे देते हो। सिर्फ लोगों को डायरेक्शन दे रहे कि उन्हें चीजें करनी है। अगर आपको दान करना है तो आप हमें बताइए, हम वो करवा सकते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। आप हमारे साथ आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें दे दीजिए, आप खुद चलिए, आप खुद ही कर दीजिए, तो उन्हें भी इनर पीस मिलता है कि हाँ सही हाथों में गया, सही उनको हाथों में देख के गया। फिर वो नेक्स्ट टाइम वापस बोलते हैं कि हमें और भी आना, हमें रेगुलरली आना है, क्योंकि वो स्माइल्स ऐसी चीज है कि आप उसको किसी भी चीज से कंपेयर ही नहीं कर सकते। करेक्ट। बिल्कुल, तो वो वाला चीज़ है कि जहाँ पे डोनेशन ऐड ऑन होता है, वहाँ पे ट्रस्ट कम हो जाता है, और वहाँ पे लोग भी शायद आपसे उतना नहीं जुड़ते, मतलब अगर जुड़ेंगे भी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का ये जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। तो डेफिनेटली लोगों को ज़्यादा जोड़ता है, लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे भी जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाना है, कई लोग फुटवेयर्स की, बच्चों के पास चप्पल ही नहीं है तो आप हमें साइज बता दीजिए, हम दे देंगे। और हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर कोई आटा वगैरह या कुछ डोनेट करना है तो आपको 50 किलो करना है नॉन, अगर आप आधा किलो भी करोगे, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी अगर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको कपड़े के लिए बोला तो आपको 10 जोड़ी या 50 जोड़ी कपड़े लाने, ऐसा नहीं, आप एक बच्चे का टी शर्ट भी ला दो, दैट्स इनफ। चलिए एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे रॉबिनहुड आर्मी से। डेफिनेटली, थैंक यू। जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, हाँ जी। क्योंकि आपकी ड्रेस देख करके मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए, और पूछना रह गया। ये वैसे तो कहते हैं भारतीय संस्कृति में हरा रंग जो होता है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है, तो क्या यही सोच करके आपने ये जो अपना ड्रेस कोड है वो रखा रॉबिनहुड आर्मी ने, कि नहीं चलो ग्रीन करते हैं, कुछ ऐसा? ये डेफिनेटली ये चीज़ तो है ही, बिकॉज एक होता है ना कि जब भूखा पेट में जब चपाती या कुछ खाने के लिए जाता है तो भरा 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 आप हवा में ही होते हैं, मतलब एक होता है ना कई बार अपन को बहुत तेज भूख लगती है, घर जाते ही या कैफे में जाते ही तो एक जो हैप्पीनेस होती है और एक उस इंसान के उससे जो खुशहाली आती है, तो डेफिनेटली वो तो रीज़न है ही। साथ के साथ में जैसे आपने इंडियन आर्मी का जिक्र किया था, उनका भी ग्रीन है, वो बॉर्डर पे हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और चीज़ों से, और हम यहाँ पर भूख से जंग लड़ते हैं, तो वो डेफिनेटली ये रीज़न से। और जो आपका ये जो साइन है, जो प्रतीक जिसको कहते हैं रॉबिनहुड आर्मी का, उसके पीछे कुछ कहानी की, वैसा कुछ रखने की? देखिए डेफिनेटली आप कुछ कहना चाहिए इसमें? ये जो सिंबल है ये तो इस चीज के लिए कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट हंगर, सो वी आर ये तीर True fighters. एग्जैक्टली, सो वी आर फाइटिंग, वी आर रिमूविंग, और हम हंगर को भगाने के लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा बेसिक जो इनिशियल रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए था कि हमें इंडिया से या जहाँ जहाँ भी रॉबिनहुड आर्मी जाए वहाँ से हमें हंगर को हटाना है, हंग्री सिटीजन्स को खत्म ही करना है, मतलब हंगर को खत्म करना है जिससे हंग्री सिटीजन्स बचे ही नहीं, सब कुछ अच्छा से हो जाए। ओवरऑल यू आर टारगेटिंग हंगर, या हाँ, उड़ा दो। अच्छा, आना ही नहीं चाहिए वापस। हंगर के अलावा, भूख के अलावा रॉबिनहुड आर्मी और किस किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती है? देखिए डेफिनेटली जैसे कि एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करना, अवेयरनेस फैलाना, ये कैसे करती हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने अकेडमीज अपना स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि वैशाली में अकेडमीज का स्मृतिपुरा,
देखते हैं, तो उसमें हम बच्चों को, जैसे अर्ली मॉर्निंग हम लोगों की डेली ड्राइव्स होती हैं, तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि पढ़ाई का कितना, जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो बच्चों को ये लगता है भैया दीदी आराम से तैयार व्यार होकर आए हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें क्या अट्रैक्ट करती हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमसे हमसे और बेटर कर पाएंगे। और ऐसे जैसे हम आज आपको पढ़ा पा रहे हैं या आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पा रहे हैं एडुकेशन को स्प्रेड करने में, आप भी और लोगों की मदद कर सकते हैं। और शायद वो चीज़ बच्चों को और भी तरीके से समझ में आती है, बिकॉज वो वहाँ उस जोन में है। तो डेफिनेटली एडुकेशन वजह से कई बार क्या है, कई लोग हमें ये भी सुनने को, क्योंकि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है कि आप जैसे खाना दे रहे हैं तो आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए जो खाना लेफ्ट ओवर है हम लोग ने भूखे तक पहुंचाया, हमने खाया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का एडुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हम फोकस करते हैं कि एडुकेशन अगर होगा तो बच्चों को और जाना जाएगा कि भाई पढ़ाई का क्या कीमत होता है, पढ़ाई से आप क्या क्या लाइफ में कर सकते हो। बच्चों को हम समझाते हैं कि एक होता है ना कि बच्चों को जब बोलता है बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही पैसे से एनऑल है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, आपको खाना वेस्ट नहीं करना, आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है और चीज़ों को इस तरीके से सीखना है जितना आप सीख सकते हो, जहाँ भी मौका मिले आप सीखना चाहें। जितनी हम छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में डालते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सब बच्चे उनके भी होते हैं, सपने वो भी देखते हैं। एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब जैसे स्कूल है, अभी लॉकडाउन है, उनके स्कूल्स अभी छोटे हैं जैसे, तो नहीं स्टार्टेड है, बट एक उनकी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है कि हाँ हमें पढ़ना है, अगर हम भी ऐसे घर में बैठे तो पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो फिर वो रेगुलरिटी नहीं रहती। हम जाते हैं रेगुलरली तो उनकी भी रेगुलरिटी रहती है कि नहीं अभी सुबह आएंगे वो, तो हमें पढ़ना है, तो वो सुबह का शेड्यूल उनका सेट रहता है कि हाँ हमें सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना है, तो वो सिंपल सा। अच्छा, आप लोगों की जो ड्राइव होती है वो पर्टिकुलर एरियाज वाइज बटी होती है कि हाँ ठीक है आज हम यहाँ जाएंगे, फिर कल वहाँ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा उनसे आप दूर नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी आप अपने प्रोफेशन की वजह से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप कहीं और चले जाते हैं और वो बच्चे वहीं रह जाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि नहीं वो दीदी आएंगी तो ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे जो वीडियो कॉल मेरे साथ वीडियो कॉल में एंटर होते बोलते वो दीदी कहाँ है, वो भैया कहाँ है, वो कई बार नहीं भी मानते, रोने लग जाते हैं, हमें बुलाओ हम तभी पढ़ेंगे, फिर कॉल पे बात कराते हैं। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मैं गुड़गांव में वर्क करती हूँ, तो ड्यू टू लॉकडाउन आई केम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली, बट लॉकडाउन की वजह से हर कोई इंसान वर्क फ्रॉम होम में बन चुका था। तो जब गुड़गांव जाते थे तो कई बार मैं वीकेंड पे सिर्फ बच्चों के लिए आ रही हूँ कि मुझे बच्चों से मिलना है, करना है, और गुड़गांव जयपुर मैनेजेबल है। फिर ऐसी वाली चीज़ें जब होती है तब आपको ये फीलिंग आती है कि माँ वाली फीलिंग, कि कई बार घर पे मम्मी नहीं होती है, हम आते हैं सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, चाहे आपको कोई काम नहीं हो मम्मी से, लेकिन आप पूछते ये हो कि मम्मी कहाँ है। अच्छा नहीं होती तो आप एक कॉल करना या एक वीडियो कॉल करके अच्छा ठीक है फिर ठीक है आप बाकी काम कर लेते हो, तो वो फीलिंग आती है माँ वाली। डेफिनेटली आती है, इनफैक्ट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो डेफिनेटली। इनफैक्ट जब मैं वीकेंड पे एक बार नहीं आ पाई थी तो वही कच्चू जिसका आप बात कर रहे थे, तो उसने बस जिद पकड़ लिया इनफैक्ट स्मृति से कि नहीं दीदी नहीं आएंगी, मतलब तो सबने कहा भाई इसकी बात करो। एंड देन स्मृति ने वीडियो कॉल किया है, और मैं कहीं शायद किसी ऑफिस के काम या कहीं मार्केट के किसी काम से मैं निकली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड देन स्मृति ने कॉल किया, दी अभी के अभी वीडियो कॉल कीजिए आप। मैंने कहा क्या हुआ, अरे अभी के अभी आप अटेंड करो। देन मैंने अपना नेट ऑन किया, मैंने कहा हाँ, एंड कच्चू वॉज देयर, एंड इट वॉज लाइक द बेस्ट मोमेंट कि चलो मैं नहीं जा पहुंची, लेकिन एक सुकून सा होता है ना कि बच्चे से बात करनी है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे बच्चे कई बार तो मेरी मम्मा भी बोल देती है जा अपने बच्चों को कई बार होता है ना मम्मी दुखी हो जाती है, बोलती जा अपने बच्चों की बात। मैंने कहा मैं चले जाऊंगी। अब तो एक दिन भी अगर बस संडेज को जैसे लॉकडाउन में घर में रहते थे तो सब फैमिलीज को भी ये लगता था अरे तुम बस्ती नहीं जा रहे, अब तो उनको भी आदत पड़ चुका है संडेज का, चाहे घर में कुछ भी काम हो या घर में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी बस्ती का सबको पता रहता है कि नहीं रुकेगी, एंड बस्ती का इसका फिक्स है। कोई संडे का कोई संडे का प्लान घर में अगर कभी हो कि संडे को फैमिली डिनर पे चले गए ना, सबको पता रहता है भाई संडे को नहीं छेड़ना, संडे को नहीं छेड़ना। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप अभी जॉब करती है? ओके, तो आप अपनी जॉब को और ये जो आप सोशल कॉज कर रहे हैं, जो सोशल काम कर रहे हैं, आप इन दोनों को कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम की टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे आप काम करते हो, 8-9 घंटे काम करते हो, चाहे फिर वो वर्क फ्रॉम होम करो या फिर आप ऑफिस में जाकर के करो, आपको टेंशन उसकी इतनी ज़्यादा रहती है,
फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं जॉब और सोशल काम को? देखिए डेफिनेटली कहते हैं ना क्योंकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ जब आप किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो निकलेगा, और नहीं निकालना चाहते तो हैं नहीं तो निकलेगा। नहीं निकलेगा। प्रायोरिटीज़ आपकी लाइफ में होती हैं। अभी जैसे कई लोग मुझे बहुत बड़ी फनी सी चीज़ बोलते हैं कि अभी तक आपका शादी नहीं हुआ ना, हाँ हाँ, देखते फिर हैं। देखते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज होती है ना कि बस्ती बच्चे आपकी प्रायोरिटी हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, आप वो भी डिपेंड करता है कि आप लिस्ट में कौन से टॉप पर आप किसको रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली देखिए मैं डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि एक फैमिली अलग होती है, पर्सनल आपकी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन अब रॉबिन उलामी बच्चे और ये मैं इनको ये नहीं बोलूँगी मेरी सेकंड फैमिली है, मैं इनको बोलूँगी ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनका मुझे पता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे टेक केयर करना है, मेरा मेरा मन है टेक केयर करना है, मेरी विलिंगनेस है, मेरी मजबूरी नहीं है। एक होता है ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप मजबूरी या बर्डन की तरह की आपको करनी है, भाई करनी है कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ ना ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे आप अपने फैमिली का टेक केयर करते हैं ऐसे ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो एक होता है ना जब आप टाइम निकालना चाहते हैं तो निकलता है, जब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ है तो डेफिनेटली आप करते हैं, आप कितना भी बिजी हो। आप ये देखिए जब मैं बाहर से ट्रैवल करती थी क्योंकि मैं गुड़गांव से सैटरडे मॉर्निंग आती थी, संडे इवनिंग जाती थी, तो मेरे लिए बड़ा हैक्टिक रहता था। उस बीच मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन बस्ती के बच्चों को भी देना है, लेकिन बस्ती के बच्चों का कभी मिस नहीं हुआ। चाहे मेरे फ्रेंड्स को मैं बोल दूंगी कि इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटीज की बात है कि बच्चे प्रायोरिटी हैं, बस्ती प्रायोरिटी है, RH प्रायोरिटी है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, तो आपको टाइम देना है। हालांकि मुझे मतलब सीरियसली इस तरीके से मतलब आई एम सराउंडेड बाय वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव पीपल कि सब कहते हैं कि नहीं अगर तुम्हें रेस्ट करना है या फिर कभी कर लेना। मैंने कहा नहीं आई एम कमिंग। कई आप एक अच्छे कॉज से जुड़ते हो तो सब सपोर्ट करते हैं। Exactly. अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जब हम शुरुआत में किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जी। तो जुड़ने पर बहुत अच्छा लगता है, जी। अच्छा भी लगता है, आप कर रहे हो, आप डेली कर रहे हो, लेकिन बाद में क्या होता है आप बिजी भी हो गए या आप ऐसा लगता है यार बोरियत वाला काम हो गया यार ये तो, कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसे फीलिंग आ जाती है कि यार क्या करना है जा करके, यार नहीं जाते हैं ना इस बार, तो वो फीलिंग आती है नए लोगों में या किसी में? कभी नहीं आती। आप एक या दो बार जाओगे उसमें आप बच्चों से इतना कनेक्ट करने लग जाओगे कि आप उसको फिर मैंने जैसे कहा था पहले भी कि आप छोड़ ही नहीं सकते, फिर वो आपका पार्ट ऑफ शेड्यूल बन जाएगा। आप कैसे भी टाइम निकालो। आपको भूख लगती है आप खाना अच्छा, आपका खाते मन हैं। नहीं करता कि यार छोड़ दें, अब तो छोड़ना ही उल्टा है। ये लगता है कि कई बार आप कहीं स्टक हो गए, जैसे आपको कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो ऐसा होता है कि जाना पड़ गया या आप थोड़ा लेट हो गए, आप 10 मिनट के लिए अटेंड कर पाए, तो वो आपके मन में ये रह जाता है कि यार बस्ती आज थोड़ा कम जा पाए, बस्ती नहीं जा पाए। तो ये लॉकडाउन वाला टेन्योर हमारे लिए काफी ऐसा था कि यार बस्ती नहीं जा पा रहे, हम बस्ती नहीं जा रहे, बट समहाउ वी मैनेज कि हाँ हम उन तक एटलीस्ट चीजें पहुंचा दे, रेगुलरली ना सी बट वंस इन अ वाइल जाके उन्हें। अच्छा, कई बार आप जब बस्ती में विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो क्या कभी बच्चे आपसे दूर होते हैं? कि कई बार ऐसे इंसिडेंट आए हों जब आप नई बस्ती में गए हों तो बच्चे आपसे दूर भाग रहे हों, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बच्चे आपसे दूर भाग रहे हैं या उनके पेरेंट्स कह रहे हो कि नहीं जाना इनके पास में, ऐसा कभी हुआ है? देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ, इनफैक्ट कभी नहीं। मुझे मतलब आई हैव जॉइंड दिस फैमिली सिंस लॉन्ग टाइम, बट आई नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज क्या होता है जब जैसे आप खाने की बात कर रहे हैं, खाना जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसी को भी देते हैं तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट के साथ सामने वाला लेता है। तो अब आप ये देखिए बस्ती के जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो मतलब ऐसे जानते हैं कि अच्छा दीदी है, ठीक है, कि हाँ मतलब वो हमको इतना कोऑपरेट, जैसे कई बार बच्चे शैतानियां करते हैं, नहीं मानते, कई बार मूड में नहीं मानना नहीं मानना, तो नहीं दीदी जो कह रही है वो सुनना है। बट वो हमारी सुनेंगे। अच्छा। पेरेंट्स हमें बोलते बेटा तुम इन्हें बोलो कि ये पढ़े, तुम इन्हें बोलो ये करें, हम बोलेंगे मास्क पहनो और सैनिटाइज करो, तो बच्चे और उनका ना एक मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि आपका बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड, एक वाइब, एक ट्रस्ट इतना बन चुका है कि ये चीज़ तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी कि मतलब नहीं करना, वो एक वो होता है। और जब फिर आप क्या है इक्वल लेवल पे रहते हैं कि जैसे अगर बस्ती में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं बेटा चाय पी लो, जैसे अभी वो कच्चू है उसकी फैमिली में, जैसे वो लेते नहीं दीदी घर चलना है तो एक बार जाना है, तो उनकी मम्मा डरते कि दीदी आ गई कि आप चाय लोगे, मैंने कहा हाँ लूंगी ना, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनके साथ भी बैठती, तो वो एक वो जो ट्रस्ट होता है ना, जब आप उनको महसूस करवाते हैं कि आप में अलग नहीं है, बस ये है कि मैं शायद इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक अलग जगह पे रह रही हूँ,
बट यही है, इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जब भी किसी से रिश्ता बनाओ ना तो चूल्हे वाला रिश्ता बनाओ। चूल्हे वाले रिश्ते का मतलब है कि आप घर में जा करके आप किचन में अगर आपने एंट्री ले ली ना उनके घर में, मतलब आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन गया है वो उनके लोग साथ। हम लोग अब जाते हैं ना तो अब जैसे उनके घर में उस टाइम जैसे इवनिंग ड्राइव होती है हमारी, चाय बन रही है तो वो हमेशा हमें पहले वो अपने घर वालों को बाद में देंगे, हमें बोलेंगे दीदी आप पहले चाय पी लो, आप पहले ये करो। बिल्कुल, तो वो एक ट्रस्ट जो बनता है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि एक होता है ना वो विश्वास को आप ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में। रात को भी हमें बच्चों को जैसे इवेंट्स में लेके जाना होता तो वो हमेशा बोलते थे आप लोग जा रहे हो ना, हमें क्या टेंशन है, वो हमें बहुत इजीली कभी allow ऐसा- कर देते हैं। अच्छा, जितनी चीज़ें आपने बताई उससे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं और अच्छी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, आप उन्हें अच्छी चीज़ें बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी है हमारी, बस्ती है, उन्हें भी ज़रूरत है। आप तो 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, आपने फूड सर्व कर दिया या फिर आपने एजुकेशन दे दी। लेकिन क्या होता है कि वो जिस एरिया में होते हैं, कई ऐसे गिरोह हैं, है ना, वो एक्टिव रहते हैं, वो चाहते हैं कि कब इन बच्चों से हम लोग काम निकलवाएं, काम करवाएं, और ऐसे जोखिम भरे काम भी दे देते हैं उनको, या कई बार किसी को लूटने वाली चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं। तो आपका मतलब कई बार बच्चे डिमांड भी करते हैं आपसे काम दिलवाने की, या बच्चों के पेरेंट्स डिमांड करते हैं काम दिलवाने की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या आपको कभी फील हुआ कि यार हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है इनको कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जाए ऐसी सिचुएशन को? देखिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कभी सिचुएशन हुआ नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि हर जगह इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन देखिए, हमारा रेगुलर जाने का एक होता है ना कि एक फैमिली है या फिर एक बस्ती है, उस पर सबको पता है कि यहाँ रेगुलर मॉर्निंग में हम लोग जाते हैं, एकेडमी ड्राइव्स होती हैं, अलग बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। मेरा सवाल आप दोनों से था कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जब आप बस्ती में जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी होती है, आप डेली जाते हैं या बार बार जाते हैं, या कोई नई बस्ती में जाते हैं, तब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि बच्चे आपसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि कोरोना वाली सिचुएशन हो रही है, उनके पेरेंट्स उनको मना कर रहे हैं, या फिर अगर इसके बियॉन्ड बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेरेंट्स या बच्चे डिमांड करते हैं कि यार हमें कोई काम दिलवा दो, इस टाइप की चीज़ें हुई हैं? देखिए, डेफिनेटली ये कोरोना वाला जो चीज़ आपने बताया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर हम जा रहे हैं और बच्चे या पेरेंट्स हम लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ का जो कोरोना या कोविड का जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों के बॉन्ड पे कभी नहीं आया, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। रही जो आपका सवाल है कि जैसे काम दिलवा दीजिए या कुछ है, तो डेफिनेटली जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम ये कर नहीं सकते नहीं। कि चाय का शॉप पे या किसी उस पे, लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि सर देखिए, बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ बन सकता है, नहीं तो वो भी आपकी तरह मजदूरी या किसी भी काम में ही रह जाएंगे, और वो शायद आगे वाले अपने आने वाली जनरेशन को भी, क्योंकि जैसा बच्चा देखता है वो ही करेगा। तो हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप इन्हें पढ़ाइए, जितना आप पढ़ा सकते हैं, जितना, क्योंकि ये शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आगे एक गरीबी वाली चीज़ को भी हटाएंगे। और आज आप सोच रहे हैं कि एक दिहाड़ी वाला कुछ अगर ज्वाइन करवा देते हैं बच्चों को तो वो कितना ले आएगा, 200-300 रुपये, लेकिन पढ़ के वो ही इंसान एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है। और एक ये नहीं है कि 200 रुपये या 300 रुपये दिहाड़ी, एक अच्छा उसकी जॉब सोच बड़ी हो सकती है। सोच बड़ी हो सकती है, सोच बड़ी जहाँ होती है तो वहाँ तो बच्चे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उन्होंने चाय का भी अपना काम किया था, तो डेफिनेटली जिसकी सोच बड़ी है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग भी उनको यही कोशिश करते हैं, यही अवेयर करने का, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं और उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि बच्चे वही काम करेंगे आज जो हम करें, बकरियां चराना या कोई मजदूरी का काम, तो अच्छा है ये लोग, इसलिए एक ट्रस्ट लेवल, बॉन्ड लेवल बनता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनका, जैसे अगर हम लोग समझा रहे हैं कि इनका क्या एक कारण होगा, इनका तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्यों समझा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, एक अच्छा उनका लाइफ और अच्छा हो सके, और कहीं ना कहीं बच्चों का होगा पेरेंट्स का होगा, पेरेंट्स का होगा बच्चों का, तो वो एक कनेक्टेड वाला चीज़ रहता है। रहा ऐसे काम के लिए जैसे जहाँ पे 18-19 साल की जो लड़कियां हैं या फिर जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं या बकरियां वगैरह चराने जा रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने सोचा है जैसे मेहंदी वगैरह हो गया या सिलाई का हो गया, हम छोटे छोटे काम, जो भी छोटे छोटे जिस तरीके से काम दिलवा सकते हैं, तो एक जन है, मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा आप जो भी लेना चाहें, तो जैसे आपने 4 लड़कियों को मेहंदी का सिखा दिया, 4 लड़की 4 को सिखाएंगी, 4 लड़की 4 को सिखाएंगी,
तो ये एक ऐसा काम है जो मतलब आगे तक चल सकता है। अभी जैसे अपने आइनॉक्स के बाहर भी आपने देखा हो, लोग मेहनत करते हैं मेहंदी वगैरह से और अच्छा एक इनकम और अच्छी चीज़ है वो, अच्छी उन चीज़ लोगों की है। एक सोच ब्रॉड हो जाती है Exactly. कि सिर्फ हमें फूड ही नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही है, हमको काम भी मिल रहा है और हम आगे बढ़ सकते आगे हैं। बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग उनको ये भी समझाने का कोशिश करते हैं कि आप धीरे धीरे जैसे आप अगर चीज़ों में हमें कोऑपरेट करेंगे, चीज़ों में करेंगे तो आप आगे उनको भी वही ना एक ट्रस्ट बनता जाता है कि देखो इन्होंने पढ़ाया, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज़ सही जा सकती है और सही जा सकती है। तो वो एक ट्रस्ट ऐसे 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 धीरे धीरे जो यहाँ रहता है वो यहाँ होता है, यहाँ होता Build up हो है और जाता है। वो बिल्डअप होता जाता है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें जो आपने बताया कि वो चीज़ें कभी नहीं, लेकिन अगर ऐसा कभी काम वगैरह का हुआ तो हम उन्हें यही समझाने का कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल अंडर एज हैं वो पढ़ें, जो अबव है हम कोशिश करेंगे कि उनको हम जितना भी कुछ सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों के इंटरेस्ट पे अगर किसी को कुछ गाना पसंद है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई म्यूजिक वाला कोई इंसान, जैसे कई लोग जुड़ते हैं जिनको गिटार आता है और अगर हम उनको बताते हैं कि आप 1 घंटे का सेशन अगर बस्ती में कर सकते हैं 45 मिनट का, दे आर मोर देन हैप्पी। हाँ करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो चाहिए कि चलो सीखने का कुछ तो बेनिफिट हो कि आप अपनी कला सही बात है। मतलब और लोगों में बांट सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से बस करते जा रहे हैं और चलते कोशिश जा है रहे हैं। आगे कि आगे और भी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक रॉबिन हुड आर्मी में एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे यंग लोग आपसे जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा नेसेसिटी है कि बस सिर्फ यंग ही जो लोग जुड़ सकते हैं आपसे, या बाकी? ये अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे यंगर जो रॉबिन है वो 4-5 साल का भी है और जो एजेड है, जो सीनियर है, वो 40-50 इयर्स के भी हैं। तो Okay. जैसे अभी लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन से पहले भी, जैसे बहुत रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जिनका एज काफ़ी ज़्यादा था, वो लोगों ने काफ़ी, और इनफैक्ट अभी भी मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यंगस्टर्स ही है, लेकिन बस इतना है कि यूथ से यूथ कनेक्ट होता है तो उनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ यूथ के लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉबिन हुड आर्मी इज़ ओपन फॉर एवरीवन, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, एजेड हो, यंगर हो, यूथ हो, कोई भी आ वर्किंग सकता है। है, बिल्कुल, स्टूडेंट्स कोविड इवन। में तो एक और चीज हो गई कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से घर में बैठे भी काफी वॉलंटियर्स ज्वाइन हुए जो ऑनलाइन घर Exactly, आप बाहर exactly. नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप घर से घर से घर करें। से करो, क्लासेस आप दो, कंफर्टनेस हो आपकी, कंफर्ट आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते ऑल हैं। वी नीड इज टाइम। Exactly. All we need is time. कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, और विलिंगनेस। सोशल मीडिया कैसे हेल्प करती है सोशल वर्क को ज़्यादा पब्लिक करने में या ज़्यादा और थोड़ा सा बढ़ाने में? देखिए, सोशल मीडिया जैसे मैंने कहा प्लेज अ बिग एंड इम्पोर्टेंट रोल, और ये बहुत सही भी है बिकॉज आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई है available। मतलब एक होता था ना काफ़ी टाइम पहले, इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल आई गॉट माय मोबाइल आफ्टर ग्रेजुएशन या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिया होगा, वो भी नोकिया नोकिया 1100 टाइप का। जिसमें अपने स्नेक के गेम्स होते थे। लेकिन अभी क्या है, आप देखेंगे सेकंड थर्ड में भी बच्चों को टैब्स दिलाया, तो बच्चे जानते हैं व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट इज फेसबुक, व्हाट्सएप। और आप लोगों से सोशल मीडिया पे एक्चुअली वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो आपको नहीं जानते या जो आपको फॉलो करते हैं या जो कोई जानते हैं कि आप रॉबिन हुड आर्मी से जुड़े हुए हैं, इस तरह की हम कोई कॉज करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इतना कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, वहाँ पे 7-8 हज़ार लोगों ने देखा। उन 7-8 हज़ारों में अगर कोई 10 जने भी ऐसे निकले, उन्होंने लगाया, वो उनके, तो ये पब्लिसिटी ऐसी एक तरह से चेन है, ये फैलता जाता है। और हम लोग जैसे अभी कई बार हैं, हम लोग अगर बोलते हैं कि हम लोगों को बच्चों के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, एनीवन कैन जॉइन, जैसे दिवाली ड्राइव्स होती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी है, तो हम अपने स्टेटस लगाते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये कैसे है, कैसे हम लोग, हम कैसे जुड़े हैं। रियलिटी है, तो वो लोग वैसे भी देख के कनेक्ट होते हैं कि हाँ ये Exactly. वैसा ही हो रहा है जैसा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैनिपुलेटिव है, क्योंकि बिल्कुल। यूजुअली जहाँ मनी इन्वॉल्व होते हैं वहाँ फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन। Definitely. करेक्ट। और फिर क्या है, हम लास्ट में एक ही चीज लिखते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, काइंडली स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, तो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता है, मतलब इनफैक्ट एक टैप और कितने बस। लोगों का भविष्य थोड़ा बहुत। अच्छा, सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं, बाबा का ढाबा, हाँ। रानू मंडल, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों के बीच में अच्छा ही है। हाँ। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे एक ऑडियंस ऐसी है हाँ। जो नेगेटिविटी फैलाती है, जो ट्रोल्स करती है, अच्छे लोगों को ट्रोल करना, जो भी अच्छा काम करता है उसे ट्रोल करना।
उनसे कैसे डील कर देखिए पाते हैं? डेफिनेटली ये चीज़ ऐसी है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने निकलते हैं या कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता है। कुछ लोग और हर किसी का परसेप्शन अलग होता है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे ये ग्लास रखा है कि ये आधा खाली है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये आधा भरा भरा हुआ हुआ है। है। तो परसेप्शन मैटर्स। तो शगुन का होता है ना, जैसे कार पे नई कार है ना, कुछ लग गया तो शगुन का है, तो वो ऐसे ही है, अच्छा काम करते हैं थोड़े बहुत तो चलते होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनसे डीलिंग के लिए मैं तो बस यही बोलूँगी, जैसे कि मैं भी करती हूँ और सब जन भी, कि आप बस अपना पॉजिटिविटी फैलाओ। कहते हैं ना, नेगेटिविटी कितनी भी भारी हो, पॉजिटिविटी पे भारी नहीं हो सकती। तो आप पॉजिटिविटी के साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम को पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है, और कुछ ऐसे लोगों को पता है जो पॉजिटिव और सीधा सोचते हैं। कुछ को नहीं पता, तो ये होगा ना, 100 बार आप अच्छा काम करेंगे, 100 बार वो ट्रोल करेंगे, 200 बार आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोलेंगे यार ये तो सुन ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं रहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नेगेटिव इंसान सोच रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाए, चलो इन्हीं को ज्वाइन कर लेता तो एक वो वाली चीज़ है। तो पर्सनली तो मैं यही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जितना पॉजिटिविटी हो सके उतना फैलाइए, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, तो वो ही मैटर करती है। तो ट्रोलर्स वगैरह या नेगेटिविटी मैटर नहीं करती, बिकॉज अगर आप उससे रुक जाएं तो वो आपको असर कर रहा है। आप रुक नहीं रहे हैं, आप अच्छे काम में कंटिन्यू लगे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने जो वो चाहते हैं वो चीज़ तो हो नहीं रही, तो डेफिनेटली एक दिन वो ही रुक जाएंगे कि इनको तो फर्क पड़ नहीं रहा, तो सही बात है। मैं ही रुक जाता हूँ तो इस तरीके से है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आने वाले फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपको आगे से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एंड दूसरा मैं एक चीज़ यहाँ जब ज़रूर। हम बैठे हैं तो मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। आई थिंक कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं, कृपया 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 करके प्लास्टिक आप यूज़ ना करें, प्लास्टिक बॉटल्स आप ना लें, प्लास्टिक स्ट्रॉज आप ना लें, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, होटल्स जहाँ पे भी हमें प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो बंद करेंगे तो शायद लोग यूज़ करना भी बंद करें। और अगर कोई कहता है कि लोग बनाना बंद नहीं कर रहे या कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपने अर्थ के लिए क्या करें, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, आप अपना यूसेज ही खत्म कर दीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो बिकेगा बिकेगी नहीं। कैसे? दूसरा, पानी, प्लीज सेव वाटर, सेव अस, सेव एवरीवन। आपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़िए, ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स देके कुछ तो छोड़ के, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके से पानी को लोग बर्बाद कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में लग रहा है कि आने वाली जनरेशन हमें यही बोलेगी हमें भी क्यों छोड़ के गई, क्योंकि कुछ छोड़ा तो है नहीं पीछे से। सही बात है। तो डेफिनेटली इस माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि प्लास्टिक को काम बिल्कुल यूज़ ना करें जहाँ तक हो सके, और एटलीस्ट आप पर्सनल लेवल पे बॉटल्स मत खरीदिए, स्ट्रॉज यूज़ मत करिए। जहाँ पे भी आप जाते हैं रेस्टोरेंट में कंप्लेंट कीजिए कि प्लास्टिक है तो हम नहीं लेंगे, तो लोग करना बंद करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ बनाने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना हम बनाने वाले को ब्लेम करते हैं। पहले आप काम खुद अपने में सुधार लाइए, शुरुआत अपने से कीजिए, चीज़ें चेंज होने लगेगी। खाना वेस्ट तो डेफिनेटली मत कीजिए। और इनका एक ही मोटो है कि उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। सिंपल सी चीज़ है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हमको यहाँ आने का मौका मिला एंड हम अपनी चीज़ें कह पाए, आपकी कुछ सुन पाए, एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, बिकॉज वो हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। शुभ 24 के अराउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुभ 24 के सोशल अड्डा में फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, और तब तक देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल।